हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बस 100% लगे रहो बढ़िया और शानदार तरीके से। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो प्लीज बताइए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हिंदी मीडियम चैनल की, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल एक तरफा तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, डन, एक नंबर भैया। कैसे? एक नंबर भैया, एक नंबर, बढ़िया और शानदार तरीके से एक तरफा। ठीक है, आप सभी जानते हैं सर, दोनों चैनल्स पे आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। सारे सेगमेंट करवाए जाते हैं, जैसे कि सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए सर, सब कुछ मिलेगा। बस आपको लगे रहना पड़ेगा सर, सबको। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सर। तो लिंक पे जाइए, फटाक से अपने नोट्स उठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक बिल्कुल बिंदास तरीके से। और सर जी क्या लेके आए हैं आज वैसे आप? मैंने कहा सर इंटेक्स। मैं आपको बोल रहा हूं ना बेटा, एनसीईआरटी नहीं छोड़ेंगे अपन, सब निपटा के मानेंगे। इंटेक्स हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, सब कुछ 101%। मतलब इंटेक्स भी हो जाए, एग्जाम्पलर भी हो जाए, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। A1 सारी चीजें मिलने वाली है आपको, सारी चीजें मिलने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल इन वन। कैसा सर? ऑल इन वन, बिल्कुल सर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का? बाकी आप लोग जानते हैं सर, इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। तो मैंने कहा डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट पेन कॉपी लेके आ जाइए सर। अच्छा, इसका एक हो गया था, अब दूसरे पे आए, 8 से लेकर 14 तक। मैंने कहा बिल्कुल आज खत्म हो जाएगा, 14 क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूं एक आध क्वेश्चन आज होमवर्क भी दूंगा, बहुत दिन हो गए होमवर्क नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर, सर चलते हैं, तो फटाफट ले आओ पेन कॉपी, जल्दी जल्दी ले आओ, फिर स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी। चलिए, देखा पहला क्वेश्चन, क्या बोलती पब्लिक? सर पब्लिक तो ये बोलती कि सॉल्व करवाओ सर, हमें तो थर्मोडायनामिक्स ऊपर से चले जाता है। मैंने कहा नहीं, ये पहले होता था, अब नहीं होता होगा। थर्मोडायनामिक्स ऊपर से जा ही नहीं सकता सर। आपको मैंने इतना कुछ करवाया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया, सारे टॉपिक्स करवाए, एनसीईआरटी इंटेक्स के फर्स्ट पार्ट में पहले से लेकर 7वें क्वेश्चन तक निपटाया। मैं बोलता हूं हाँ थोड़ा सा है, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थर्मो और इक्विलिब्रियम थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी नहीं है। ये थोड़ा सा है, थर्मो और इक्विलिब्रियम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन सर इतना भी नहीं है। ये थर्मो और ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक। मैंने कहा ओके, तो ये पहला और ये दूसरा। मैंने कहा ठीक, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। अज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी परफेक्ट गैस, ठीक है, जो वाटर वेपर्स होता है उनको परफेक्ट गैस मान लो। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज when 1 mole of water at 100 degree centigrade and 1 bar pressure is converted to ice। मतलब वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा रहा है ना, मतलब वाटर को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? आइस में। ठीक है, हाँ अच्छा, वाटर पहले कहां पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है सर, और उसको काय पे लेके आ रहे हैं अपन भैया? आइस पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिए भैया, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको पकड़ा दिए 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस 4.2 जूल
पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 4.2 जूल। भैया ये 1 ग्राम के लिए है, प्यार से समझना, लिखा हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए है बाबू। हमने कहा ठीक है सर। अब सर बात ये आती है कि इसने क्या बोला, जो वाटर है वो एक तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, किस पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अपन ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपर्स में होगा, मतलब गैस में होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं उसको गैस से लिक्विड में लेके आऊंगा, ठीक है। ये 100 पे था, मैं मान लो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया। अब लिक्विड से मैं उसको सॉलिड लेके जाऊंगा, मतलब ये अपना लिक्विड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे मैं उसको सॉलिड पे लेके जाऊंगा ऐसा 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 करूंगा मैं, तो कोई दिक्कत है क्या? ये 2 स्टेप होगी, यही इनने भी लिखी हुई है। देखिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, इसमें कुछ एनर्जी का चेंज आया होगा, मतलब इंथैल्पी का चेंज, उसको अपन डेल्टा H1 मान रहे हैं। फिर इसमें कुछ इंथैल्पी का चेंज आएगा, उसको डेल्टा H2 मान रहे हैं। मतलब एक गैस से लिक्विड और एक लिक्विड से सॉलिड। तो ये 2 स्टेप में हमारी प्रोसेस होनी चाहिए। हमने कहा सर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों को एकदम फटाफट निपटा लेंगे। तो पहले इतना समझ में आया, अब करेंगे कैसे सर ये बताओ। हाँ तो सर एक बात बताता हूं मैं, आपका जो टोटल इंथैल्पी चेंज होना चाहिए ना, वो होगा डेल्टा H, जो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यही होना चाहिए। जिसमें सर ये वाला कौन सा है, ये हमारा है गैस से लिक्विड जाने वाला, और ये है हमारा लिक्विड से सॉलिड जाने वाला, मतलब आइस वाला। तो आइस की डेल्टा H2 दी हुई है, ये दी हुई है, आइस वाला दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल, फ्यूजन दिया हुआ है। और सर एक बात बताओ, गैस से लिक्विड आ रहे हो, गैस से लिक्विड आ रहे हो ये आप, है ना, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मतलब उसको ठंडा कर रहे हो। फिर लिक्विड से सॉलिड आ रहे हो और ठंडा कर रहे हो, मतलब हीट निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, डेल्टा H1 भी और डेल्टा H2। और अगर आपके पास डेल्टा H अगर आ गया तो फिर आसानी से अपन इंटरनल एनर्जी निकाल देंगे, क्योंकि रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के बीच में, तब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अप्रोच समझ में आई आपको मेरी, किस तरीके से मैं अप्रोच लगा रहा हूं, ये अप्रोच समझ में आई आपको मेरी, कि अपन को किस तरीके से इसको खत्म करना है, एंड करना है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर हो जाएगा, क्लियर है बात यहां तक। अब सर बात ये आती है कि डेल्टा H2 तो हमें दे दिया ये 6 किलो जूल वाला, लेकिन H1 कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा यार सर कुछ तो करना पड़ेगा सर, कुछ तो करना पड़ेगा, चलो देखते हैं अपन, है ना। शायद हीट कैपेसिटी से कुछ यूज कर लूं मैं। चलो पहले अभी आगे तो बढ़ो, फिर देखते हैं अपन, है ना, फिर देखते हैं अपन। चलो क्लियर है यहां तक, ठीक है, आगे देखेंगे जरा। अब देखो सर अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, एक बात समझना, हीट कैपेसिटी पढ़ा हुआ है ना आपने। क्या होता है हीट कैपेसिटी, अगर मैं बात करूं तो जल्दी बोलो, यही होता था क्या, एन क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही होता था क्या, एन क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही होता था कि नहीं होता था, पहले तो मेरे को यह बता दो भाई। अगर होता था तो ठीक है, नहीं होता था तो ठीक है, क्लियर करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है सर। फिर आप थोड़ा सा अगर देखें यहां पर, तो ये हमारी हीट कैपेसिटी दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें हमारा प्रेशर फिक्स है सर, 1 बार पे ही रखा है हमने प्रेशर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करी, हमने टेम्परेचर के साथ करी है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। और अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करता हूं हमेशा, ठीक है, सीपी की बात कर रहा हूं, तो सर एन, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और हम जानते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच के बराबर होता है, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है, ठीक है भैया। हमने कहा आपकी बात मान ली, सीखे सर। एक चीज याद रखना, ये एन मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये एन यहां नहीं होता, नीचे होता है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, इंटू एन इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू क्यूपी। और मैं अगर चाहूं तो क्यूपी को क्या लिख दूं बेटा, मैं क्यूपी को चेंज करके लिख देता हूं डेल्टा एच, और ये डेल्टा H1 है,
क्योंकि मैं अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूं। किसके लिए? फर्स्ट वाली इक्वेशन। फर्स्ट वाली कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली के लिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे पूरे क्वेश्चन में 1 मोल की बात करी गई है। कितने की बात करी गई है? 1 मोल। तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर कितना हो रहा है सर जी? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं सर जी, जो हमारी गैस थी उसको हम लिक्विड में ले जा रहे हैं 0 डिग्री पे, और जब वो गैस थी तो 100 डिग्री, 100 डिग्री से 0 डिग्री कितने का चेंज आया? 100 डिग्री का। तो यहां पर अपन 100 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद सीपी। सीपी क्या था भैया? हीट कैपेसिटी। कितनी दी हुई है? 4.2 जूल पर ग्राम। 4.2 जूल पर ग्राम। लेकिन सर मैं तो 1 मोल की बात करता हूं। 1 ग्राम के लिए कितना है? 4.2 जूल। और 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 18। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 4.2। दिख रहा है? तो करिए इसको, सॉल्व करो ना भाई, जल्दी करो, जल्दी कर ले सर। पूरा ही लिख लो। ये मेरे 18 ग्राम के लिए। किसके लिए? 18 ग्राम के लिए। तो यहां पर मुझे 18 के लिए लेनी पड़ेगी। तो 18 इंटू 4.2। ठीक है। अब अगर आप इसको और अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 420। ये हो गया डेल्टा H1। ठीक है। तो 420 और 18, 8 2 जा 16, 1 ऊपर, 8 4 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 33, 1 0 2 और 4, 0 6 5 7 7 5 6 0। तो डेल्टा H1 जो आ रहा है 7560। 7560। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे को बताइए। हाँ, किलो जूल में करना है सर, किलो जूल में करना है। पहली बात तो किलो जूल में करना है। तो डेल्टा H1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7.56 किलो जूल। और ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन दिख रहा है ये। अच्छा, नेगेटिव क्यों? क्योंकि सर हीट निकलेगी। आप ठंडा कर रहे हो ना, ठंडा करने में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक हमेशा नेगेटिव से होता है। तो ये डेल्टा H1 आ गया सर। क्या आ गया सर जी? डेल्टा H1 आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, डेल्टा H1 आपके सामने आ गया। ठीक है सर। अब बात आती है सर डेल्टा H2। वो कितना दिया हुआ है सर? 6 किलो जूल दिया था। चेक कर लो पीछे। हाँ सर, 6 किलो जूल पर मोल दिया था, लेकिन सर वो भी तो निकली होगी हीट, तो वो हो जाएगा -6 किलो जूल पर मोल। ये भी 1 मोल के लिए निकाला है, ये भी 1 मोल के लिए। तो सर ये डेल्टा H2 आ गया। ठीक है सर, इतना देख लो, मैंने दोनों इंथैल्पीज निकाल ली, दोनों स्टेप की, H1 और H2 दोनों आ गई हैं। एक बार देख लो फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं। एक बार देख लो फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया तरीके से क्लियर है? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? ठीक है। तो जो फाइनल इंथैल्पी होगी अपनी डेल्टा H, वो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 कितना है? -7.856 और ये -6, तो प्लस करिए -13.56 किलो जूल मोल इनवर्स। ये फाइनल इंथैल्पी है डेल्टा H। ये फाइनल इंथैल्पी है डेल्टा H। फाइनल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फाइनल क्लियर। लेकिन सर ये आंसर थोड़ी है, हमें तो निकालना है इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा वो भी निकाल देता हूं, वो भी निकाल देता हूं, पहले इतना नोट डाउन करिए। हो गया? देखो सर, यही आंसर आया इनका भी, दिख रहा है? यही आंसर है इनका भी। बढ़िया तरीके से, -13.56 किलो जूल पर मोल, 13.56 किलो जूल पर मोल। अब देखिए सर,
सर अगर मैं आपसे एक बात कहूं, कौन सी बात कहनी है बताइए? अगर मैं आपसे कहूं कि सर जब हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, सॉरी गैस से लिक्विड और लिक्विड से हम कहां जा रहे हैं अपना, किस में जा रहे हैं अपन, आइस में, तो भैया वॉल्यूम पे इतना कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल है। वाटर का वॉल्यूम चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब डेल्टा वी जीरो है। दैट मीन्स पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। और हमारी एक इक्वेशन होती है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। तो ये अगर जीरो है तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। तो दैट मीन्स डेल्टा यू भी कितना आ रहा है, -13.5 किलो जूल मोल इनवर्स। आ गया सर आपका फाइनल आंसर? सर आ गया आपका फाइनल आंसर? कहोगे सर ये तो आप गोटी कर दिए। ये तो आप गोटी कर दिए सर, क्लियर है। ये तो आप गोटी कर दिए सर, क्लियर है। देख लो एक बार। ये तो आप गोटी कर दिए सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा। देखो जल्दी, ये देख लीजिए, पढ़ लो एक बार। फाइनल आंसर यही है। There is negligible change in the volume during the change from liquid to solid state. Therefore, P del V 0. Hence, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है, -13.56 किलोजूल पर मोल। -13.56 किलोजूल पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर है। मैंने कहा ओके। चलो आगे बढ़े। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमका एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए सबके लिए, जल्दी फायर वाला इमोजी हो जाए बढ़िया तरीके से। सर ये क्वेश्चन बढ़िया है। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। कंबशन करवाया किसका, बेंजीन का। आफ्टर कंबशन CO2 and H2O प्रोड्यूस्ड। ठीक है सर, एक रिएक्शन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कंबशन कराया मतलब O2 के प्रेजेंस में होगा, तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब ये कंबशन कराया तो इसकी एंथैल्पी चेंज आई, कुछ हीट तो निकली होगी सर। कितनी निकली है सर? प्रोड्यूस हीट इज लिबरेटेड, इतनी बाहर गई है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। इतनी बाहर गई है ना भाई। हाँ, ये भी अपन आगे देखेंगे ही पूरा। ठीक है, इतनी एंथैल्पी बाहर गई है, वो तो लिखा है कि हीट इज लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, ओके। बैलेंस करना पड़ेगा सर, बैलेंस नहीं है तो यहां पर 6 लगा दीजिए बस। तो क्या हो गया सर, 12। हाइड्रोजन कितना, इधर 3 लगा दीजिए। 3 2 6, 3 और 12। सर सिंपल सी बात है, याद करो। क्या तुम्हें याद है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको कि इस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं, तभी ऑक्सीजन बैलेंस हो पाता है कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है, फिर क्या बोला है सर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बनाने की एंथैल्पी निकालनी है, तो भैया बेंजीन 2 ही लोगों से बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। ठीक है भैया, बैलेंस कर लो इसको भी। यहां 6 लगाओ, ठीक है, यहां 6 लगाओ, यहां 3 लगाओ। सर ये हमारा एम है, ये हमारा एम है, एम यही है जिसको लेके आना है। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है ना, अब भी निकाल दूंगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है वो देखो। CO2 और H2O दिया होगा सर। क्या दिया हुआ है, CO2 और H2O दिया होगा, दिया है क्या? हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O। रुक जाओ, CO2 और H2O दिया होगा। तो C प्लस O2 गिव्स CO2, और यहां पर H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, C प्लस O2 CO2 और H प्लस O2 H2O। ठीक है,
तो सर अगर इसको अपन देखें तो CO2 कितना आ रहा है सर, CO2 की एंथैल्पी दिया हुआ है -393.5 किलो जूल। भैया परमोल याद रखना, मैं अगर कहीं छूट जाए ना तो परमोल हमेशा है, ठीक है। और नीचे वाला दिया हुआ है -285.83 किलो जूल पर मोल। चलो अब भैया बात आ रही है चार रिएक्शन से, सॉरी ये 3 रिएक्शन से आपको आंसर निकाल के देना है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सर ये तो एम ही है। अब मेरे को ये बताओ कार्बन चाहिए हमको इस रिएक्शन में, यहां कार्बन है हाइड्रोजन चाहिए हमको यहां पर, यहां हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमें CO2 और H2O नहीं चाहिए, तो वो माइनस कर लेंगे सर। सर देखो ऊपर वाली रिएक्शन में फोकस करो, बेंजीन मिल जाएगा, मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा सर, लेकिन सर ये सब बनाने पड़ेंगे हमें। इसको बनाने के लिए देखो क्या हुआ, हमें CO2 कितने चाहिए 6, तो इस वाली इक्वेशन को पहले 6 से इंटू करो। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 2 को कितने से इंटू करो 6 से, क्योंकि हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये 6, ये 6, ये 6। यहां तक बात समझ में आई? ये करने से क्या होगा, इसकी एंथैल्पी ये 1 मोल के लिए थी, अब यहां पर कितने मोल हो गए, 6 मोल CO2 बन रहा है, तो इसको भी इंटू 6 करो पहले। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी सर। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। मैं क्या हर एक स्टेप को 2 बार नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो सब 2 बार लिखाती है। ठीक है सर। H2O कितना चाहिए आपको 3, मतलब आपको नीचे वाली इक्वेशन को कितने से इंटू करना है 3 से, 3 से, 3 से। तो यहां पे भी कितने से इंटू हो जाएगा 3 से, वो अपन अभी कर लेंगे। चलो अब बताओ भैया, अगर अब आप देखो तो सर ये कैंसिल हो सकता है ये कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेकिन उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर, ये बताइए आप मेरे को। हमने कहा सर कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम ऐसे नहीं बन पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बस पता है क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सारे बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। एक जगह बैलेंस नहीं हुआ, एक गलती हो रही है। आपने इधर 3 से इंटू किया, ये 3 मोल बनाया, तो ये 3 2 जा 6 होता है, ये 3 2 जा 6, ये 3/2 होगा। हाँ ये 3/2 होगा, है ना। बैलेंस तो करना पड़ेगा, 3 मोल के हिसाब से लगाओगे ना भाई। यहां पर 2 था तो ये 3 2 जा 6 हो गया। यहां पर देख लो एक बार, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 6, ठीक है। तो अभी हो जाएगा ये 1.5, ये 6, 7.5, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप कुछ इन तीनों इक्वेशन के साथ ऐसा कुछ करो कि ये कट पिट के आपका एम बन जाए। देखो मुझे बस इतना बताओ, आपको फाइनल क्या चाहिए। सर मुझे कार्बन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कार्बन ये रहा। सेकेंड वाली इक्वेशन को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। मुझे फिर हाइड्रोजन भी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हाइड्रोजन ये रहा। मतलब इन दोनों इक्वेशन को तो सिंपल प्लस कर दो। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को तो प्लस कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को तो प्लस कर दो। लेकिन पॉइंट इज दैट कि मेरे को ये चाहिए तो है, लेकिन ये मुझे उस साइड चाहिए। और बात ये है कि मेरे को ये CO2 और H2O हटाने, वो भी यही है। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको माइनस करो सर। क्या करो, माइनस करो इक्वेशन 1 को। अब लिखो, अब लिखो भाई, बस लिखो, अगर नहीं आए तो बात वाली बात। पहले इक्वेशन 2 लिखो। लिखा क्या है इक्वेशन 2, 6C प्लस 6O2। चलिए इक्वेशन 3 में कौन कौन है, 3H2 प्लस 3/2H2O2, सॉरी, ठीक है। फिर भी कोई बच रहा है, हाँ इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो इनको माइनस में लिख दो। लिखो तो माइनस में भाई, अभी सब बता दूंगा। C6H6, फिर माइनस में एक और है 15/2O2। ये सारे रिएक्टेंट हो गए। अब गिव्स, प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट में कौन है, 6CO2 प्लस 3H2O। अब इक्वेशन 1 के को माइनस करना है, तो माइनस 6CO2 माइनस 3H2O। अब यहां देखो सर, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। अब अगर आप प्यार से देख रहे हो तो भैया आपके CO2 और H2O सब कैंसिल हो रहे हैं। अरे हाँ सर, मतलब इस साइड 0 आ जाएगा, लेकिन इधर पे जो नेगेटिव में उसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, 6 कार्बन, ठीक है। साथ ही साथ 6O2 दिख रहा है, 6O2, ठीक है, प्लस 3/2O2, ठीक है।
प्लस 3H2। अब मैं इनको कहां ले गया, उस साइड ले गया, तो C6H6 प्लस 15/2 O2। दिख रहा है, दिखा क्या नहीं दिखा? अब ध्यान से देखो 6 3 9, इसको आप प्लस करके देख लो, ये इसके बराबर है, आप प्लस करके देख लो। तो फाइनली क्या बचा, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन गिव्स C6H6। आप देख लीजिए आपका आंसर आ गया सर। सर आप चेक कर लीजिए, आपका एम आ चुका है, यही चाहिए था आपको, यही चाहिए था आपको। आप चेक कर लीजिए, आपका एम आ चुका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका एम आ चुका है। जल्दी देखेंगे प्यार से थोड़ा, आपका एम आ चुका है। बस इसी फॉर्म में आपकी एनर्जीज को ही माइनस कर दो। सबसे पहले एनर्जी 2 ये रही, पहले मुझे इनको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 2 वाला ये रहा, अपन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ना, तो इक्वेशन 2 वाला -393.5 इंटू 6 प्लस, फिर इसको -285.8 इंटू 3, फिर सही में माइनस का साइन, ठीक है, और फिर ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3267 किलो जूल पर मोल लिख लेंगे अपन वो। ठीक है, अब अपन फाइनली निकालते हैं आंसर। सॉल्व करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो, सॉल्व करेंगे पहले इतना नोट डाउन करो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, सिक्स 5 30, 6 3 18, 19 20 21, 6 9 54, 56, 5 ऊपर, 6 3 18, 18 5 23, 2361, 2361 माइनस के साथ, फिर साथ वाला भी माइनस में ही है, कितना आ रहा है 285.8, 3 8 24, 2 ऊपर, 3 5 15, 17, 3 8 24, 25, 2 ऊपर, 3 6 8, 857.4 प्लस 3267, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है 3267। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 2361 और 857.4, 8 6 5 11, एक ऊपर 8 9 10 11 12, एक ऊपर 3218 ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में 3267। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, बस जल्दी सॉल्व कर लो बढ़िया तरीके से। 3267, ठीक है, सॉल्व करें। 3218.4, ठीक है, यहां से उड़ाएंगे 5 16 10 6 8 4 0 1, 48.6 आ रहा है क्या किलो जूल पर मोल। फॉर्मेशन 48.6 आ रहा है क्या? 48.6 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन पीछे इसका देख लेते हैं। जल्दी पहले इतना नोट डाउन कर लो, जल्दी पहले इतना नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर अपन आगे देखते हैं बढ़िया तरीके से, फिर अपन आगे देखते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हो गया। 48.6 किलो जूल पर मोल। इतने भी वही, इतने का ये गिवन है भैया, ये देखो
देखते चलो वही किया इनने इंटू 6 इंटू 3 सब किया होगा, अपन ने वही कर दिया। ये रहा अपना फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, हो जाए तो बताएंगे। चलो अब क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इन सब केस में बताइए एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी। मैंने आपको पहले भी सिखाया बेटा एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब बताइए पहले आप। सर एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। क्या होता है सर जी? डिसऑर्डरनेस, या तो रेंडमनेस या तो सर जी डिसऑर्डरनेस। ये होता है हमारा किसका मतलब? एंट्रोपी का मतलब। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ये मतलब है तो फिर अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड। जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। भैया लिक्विड में अपन कॉमन सेंस बोलता है पार्टिकल दूर होते हैं तो ज्यादा मूव कर पाएंगे, ज्यादा नाचेंगे, नाच नाच नाच। ठीक है, अब जैसे सॉलिड में आ गए आप, भैया सॉलिड में आ गए तो पार्टिकल पास पास हो जाएंगे तो भैया नाच नहीं पाएंगे उतने, तो पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे तो भैया रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम। रैंडमनेस क्या हो जाएगी सर? कम। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी बेटा? कम। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी? कम। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि इस केस में एंट्रोपी डिक्रीजेस, इस केस में एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्योंकि कम हो रही है ना रैंडमनेस, कम हो रही है ना डिसऑर्डरनेस, तो यहां पर हम बोलेंगे कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर ये वाला केस तो इजी था, हम समझ गए। मैंने कहा भैया सारे केस आसान होते रहे, चमका बोलने का और बढ़िया बढ़िया तेजी में काम करने का रे। चलो सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला बताओ क्या बोल रहा है? सेकंड वाला बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115। एक कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 0 केल्विन, मतलब ठंडा है सर, ठंडा है, बहुत ठंडा है। लेकिन फिर उसके टेम्परेचर को, उसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा के हमने कर दिया कितना? 115 केल्विन। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेम्परेचर कैसे बढ़ा होगा? सर आपने इसको हीट दिया होगा, आग लगाई होगी, आग लगाई होगी तो एनर्जी मिली होगी, एनर्जी मिली होगी तो इसके पार्टिकल ज्यादा नाच रहे होंगे, नाच 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 नाच, क्योंकि भैया आपने एनर्जी दी है तभी तो टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली आपने उसको हीट दी है, और वो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज हुई होगी पार्टिकल के पास, तो पार्टिकल ने डांस किया होगा। चलो भैया हाथ सेक लो रे, है ना, जब तक ठंड लग रही तो ऐसे बैठे रहते हो, और जब कुछ आग वाग दी जाती है तो हाथ सेकने लगते हो, तो हाथ हिलने लगे ना, और जब हिलने लगे तो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, तो भैया एंट्रोपी बढ़ेगी सर जी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती बढ़ती है, लिखवा लो, एंट्रोपी बढ़ेगी भैया, बिल्कुल ठीक है सर। सर ठीक है, मान लिया आपकी बात, मैंने कहा ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, इसको उड़ा दें पहले, फिर थर्ड वाले पे आते हैं, फिर थर्ड वाले पे आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं फिर बढ़िया तरीके से। क्या बोल रहा है थर्ड वाला, समझते हैं। NaHCO3 ये सॉलिड था सर। सर सॉलिड की एंट्रोपी हमेशा बहुत कम होती क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर पाते। अब इसने 3 कंपाउंड बनाए, एक सॉलिड, एक गैस, एक गैस। अब ऐसा समझो एक कमरे में एक सॉलिड रखा हुआ था, एक, फिर दूसरा कमरा जिसमें एक सॉलिड और 2 गैस थे, और गैस वाले तो आप जानते हो एक जगह बैठते नहीं, उछकते रहते हैं। तो सर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस किस कमरे में ज्यादा होगी? जहां पर गैस वाले भी होंगे। तो यहां पर 3 लोग हैं, तूफान मचा रहे होंगे, या अकेला बैठ के क्या ही उखाड़ लेगा, तो सर रैंडमनेस बढ़ गई। और हमेशा याद रखो गैस का पार्टिकल ज्यादा मूव करता है, ज्यादा मूव करता है, रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, तो सीधी सी बात है इसकी एंट्रोपी भी इंक्रीजेस।
ठीक है, लास्ट वाला आ जाओ। सर देखो ये वही वाली बात हो गई, दोनों गैस ही हैं, लेकिन आप समझो ये नीचे वाला जो केस है वो ऐसा केस है, ठीक है, और इधर वाला जो केस है वो ऐसा केस है। नारन नारन, अब ये दोनों ज्यादा मटकेंगे, जहां चाहे वहां घूमेंगे, लेकिन ये लोग साथ ही घूमेंगे। तो भैया कौन ज्यादा रैंडमनेस मोशन दिखा सकता है? ये लोग, क्योंकि 1 मोल था, अब ये कितने बन गए? 2 मोल बन गए, तो यहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो सर इस केस में भी आपकी एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो बस एक ही केस में डिक्रीज हो रही है और वो है फर्स्ट वाला, बाकी तीनों केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 4 ही केस है क्या? हाँ, चलो तो अपन चेक कर लेते हैं। बस फर्स्ट केस में डिक्रीज है, बाकी सब में क्या है? इंक्रीज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो जाएगा समाप्त। चलिए, हो गया। चल देखो, आ जाओ पहला। आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूलर अटेंड एन ऑर्डर्ड स्टेट एंड देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीजेस। अगर आप किसी भी चीज को फ्रीज कर देते हो तो वो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे वो एक जगह पे बैठ जाते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, और उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। यही हमने कहा था। एट 0 केल्विन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्टैटिक एंड एंट्रोपी इज मिनिमम। भाई बहुत कम टेम्परेचर है, सब चुपचाप बैठे होंगे तो एंट्रोपी बहुत कम है। इफ टेम्परेचर इज रेज्ड टू 115 केल्विन these begin to move and oscillate about their equilibrium position in the lattice and system becomes more disorder, therefore entropy increases। यही मैंने बोला, उनको एनर्जी मिलेगी, अपनी जगह पे उचकना कूदना चालू कर देंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, जिसके कारण एंट्रोपी इंक्रीजेस, जिसके कारण एंट्रोपी इंक्रीजेस। देख लो एक बार, जल्दी देख लो, एंट्रोपी इंक्रीजेस, जल्दी देखो, कोई तकलीफ? जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का? डन? चलिए, तो भैया एंट्रोपी बढ़ गई, पहले वाले में एंट्रोपी घट गई, तीसरे वाले पे आ जाओ। रिएक्टेंट NaHCO3 इज अ सॉलिड एंड इट हैज लो एंट्रोपी। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो लो एंट्रोपी होगी। Among products there are 1 solid and 2 gases, therefore the product represent a condition of higher entropy। इसलिए एंट्रोपी बढ़ गई इस केस में भी। थर्ड वाले में भी एंट्रोपी इंक्रीजेस। मैंने कहा ना सर, नहीं होगा टेंशन कहीं पर, बस आ जाओ। Here 1 molecule of given 2 atoms, number of particles increases leading to more disorderous state। मैंने कहा था नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, एटम्स बढ़ गए, तो 2 moles of H atoms has higher entropy than 1 mole of dihydrogen molecule। इसलिए एंट्रोपी यहां पे भी इंक्रीज हो रही है। क्या है सर? हायर एंट्रोपी, बिल्कुल। कैसी है सर? हायर एंट्रोपी, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। जल्दी देखो, जल्दी देखो भैया, जल्दी, एकदम करेक्ट। तो यही मैंने कहा था, फर्स्ट वाले की कम हो रही है, बाकी सबकी बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहां पर सॉरी 10 भी यहां पर होता है कंप्लीट। अब आते हैं अपन आगे। ये क्या क्वेश्चन है सर? समझते हैं सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, एक तरफा क्वेश्चन है, बस इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार रीड करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है बेटा, रीड करोगे तभी समझ में आएगा। करा रीड? जल्दी रीड करो भैया, बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन करना है, ये रिएक्शन होगी। Fe+O2 गिव्स 2FeO3। एंट्रोपी चेंज हो रही है इतनी, मतलब ये एंट्रोपी चेंज दे दिया भैया इसके दौरान, ठीक है, एट 298 केल्विन। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? कह रहा है सर इसकी एंट्रोपी तो नेगेटिव आ रही है, तो फिर ये कैसे आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी? क्योंकि हमने पढ़ा है
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो मैंने कहा भैया उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज, और टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है भैया? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। बात समझ पा रहे हैं? ये होती है भैया। अब उनने बोला जब ये रिएक्शन हुई तो एंट्रोपी चेंज हुई, मतलब ये सिस्टम की एंट्रोपी दे दी है। ये सिस्टम की एंट्रोपी दे दी है, कितनी दे दी है? -549.4, -549.4 ये। लेकिन आपको सराउंडिंग की तो निकालनी पड़ेगी सर, बिना इसके मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है सर, सराउंडिंग की निकालनी एंट्रोपी जरूरी है। अच्छा, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी का फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा T होता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो Q मतलब एनर्जी, और एनर्जी बाहर जा रही है। देख रहे हो एंथैल्पी कैसा है? नेगेटिव है। तो भैया हमारा क्या ऐसे माइनस डेल्टा H अपॉन आपका भैया नीचे टेम्परेचर। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। आगे फॉर्मूला भी लिखा होगा, आगे फॉर्मूला भी लिखा होगा भाई। ये देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हमारा जो हीट होता है वो किसके बराबर हो जाता है भैया? एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। तो ये देखिए सर, इस तरीके से। कोई दिक्कत यहां पर? यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? तो भैया मैंने कहा ना, एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक, इसलिए अपन ने नेगेटिव लिया है। ठीक है, क्या लिया हुआ है? नेगेटिव लिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये जो अंदर मैंने माइनस लगाया ना, ये माइनस आप नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है करके देखते हैं आगे। ये वाला हटा दीजिए, है ना, या तो आप ये वाला हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। ठीक है, ये माइनस। अब इंथैल्पी कितनी दी हुई है? -1648 इंटू 10 की पावर 3 है ना। फिर मैं कह रहा हूं बेटा, ये माइनस का साइन क्यों आया है? क्योंकि भैया आप खुद सोचिए, उसने बोला है कि एंथैल्पी बाहर जा रही है, एंट्रोपी चेंज, एक्सोथर्मिक की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? इसको मैं अभी फिर से लिखूंगा। काय की बात चल रही है भैया? एक्सोथर्मिक की। आप पढ़ सकते हैं यहां पर, डेल्टा इज टोटल। ये फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा सराउंडिंग वी हैव टू कंसीडर द हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग विच इज इक्वल टू, मतलब सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब करी है, मतलब सिस्टम से निकली है, और जो किसके बराबर है सर जी? डेल्टा RH, इसके बराबर, जो एंथैल्पी के बराबर है। किसके बराबर है? एंथैल्पी के बराबर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एट टेम्परेचर एंट्रोपी चेंज एट द सराउंडिंग इज, क्या करिए उसने? एब्जॉर्ब करिए। किसने एब्जॉर्ब करिए? सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करिए, और जो किसके बराबर है? एंथैल्पी चेंज, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी चेंज के बराबर है। इसीलिए नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी चेंज के हिसाब से मैंने यहां पर क्या साइन यूज किया? माइनस यूज किया। नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी चेंज के बराबर है, क्योंकि सर देखिए, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, लेकिन एंथैल्पी क्या हुई? निकली। पॉइंट समझो, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी लेकिन एंथैल्पी निकली, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, एंथैल्पी इवॉल्व हुई। इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों अपोजिट होता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी है तो वो किसके बराबर है? वो नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी के बराबर है। मतलब जितनी रिलीज हुई है उसी के बराबर है, लेकिन साइन पलट दो भाई, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है, निकली नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है नेगेटिव ऑफ निकली, तो निकली में नेगेटिव जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए माइनस साइन अपन ने यूज किया अपॉन 298। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और आपकी वैल्यू आ रही है 5530। क्या है सर? 5530 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सर ये आ गई आपकी सराउंडिंग, ये आ गई आपकी सराउंडिंग, ये आ गई आपकी सराउंडिंग। अरे भाई यार, पूरा ही बिगड़ गया, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया पूरा। एक मिनट, ये आ गई, ये सराउंडिंग आ गया। अब टोटल कैसे निकालेंगे?
एंथैल्पी ऑफ पूरा मतलब टोटल, दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, हाँ, सराउंडिंग कितना दिया है 5530 प्लस माइनस वो कितना दिया हुआ था 549.4 549.4 बस इसको सॉल्व कर लेना, आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगी। 530 ही है भैया, लगभग 400 प्लस आएगी। देखिए कितनी आ रही है 4980 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमारी एंट्रोपी टोटल कैसी है पॉजिटिव, इसीलिए हमारी रिएक्शन कैसी कहलाएगी स्पॉन्टेनियस। तो देख लीजिए दिस शोज दैट द अबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एंट्रोपी चेंज कैसा है पॉजिटिव है। भैया वो सिस्टम की दिया था, लेकिन टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो कैसा आया पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली हमारी रिएक्शन कैसी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, देख के बताओ। क्लियर है, डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ये देखिए। तो अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सर, 1 नंबर। जल्दी ध्यान दीजिए, जल्दी ध्यान दीजिए फटाफट, एक तरफा तरीके से। चलिए देखा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सर, मजा आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा बहुत जल्दी। सर क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन 3/2O2 gives O3 at 298 Kelvin if Kp for this conversion is this। देखो यार हमें क्या रिएक्शन दी हुई है, क्या रिएक्शन दी है 3/2O2 ये बनाता है O3, ठीक है। इसके लिए हमें क्या दे दिया Kp दे दिया, क्या दे दिया Kp, ये दे दिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या निकालना है डेल्टा जी। हमें डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है सर, -2.303 RT log Kp, ये पता हुआ है RT log Kp, ठीक है सर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, R होता है 8.314 यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मैं रेट कांस्टेंट कह रहा हूं। T बोले तो टेम्परेचर और log Kp कितना दिया हुआ है -29, ठीक है। अब अगर आप, मैं log को इधर ले आता हूं, पहले सॉल्व करूंगा सर। पहली बात तो ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है, लॉग की वैल्यू गिवन रहेगी। मैंने आपको सिखाया है सर लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, पता है क्या गिवन रहेगी 2.47 की गिवन रहेगी। हमें एक फॉर्मूला पता है log m प्लस log n, जब इनटू में होता है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला पता है log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -29 इंटू log 10, और log 10 जो होता है ना ये 1 होता है, log 10 क्या होता है 1 होता है, प्लस अब ये क्या होता है सर 2.5 हमने पढ़ा हुआ है, log 2 होता है 0.3, ठीक है, log 3 होता है 0.47, बात समझ रहे हैं, क्या होता है 0.477, तो log 2.5 लगभग हम 0.4 के आसपास मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 0.4, तो ये आ गया मतलब 0.4, कितना हो जाएगा -29 और 0.4, मेरे हिसाब से -28.6, इतना कुछ होना चाहिए। 298 इंटू -28.6, मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेट, और आप इसको सॉल्व करिएगा बस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.303 8.314 298 और 20.6 जूल पर मोल आएगी वैल्यू, यहां से आपको सॉल्व करना है, जूल पर मोल आएगी आपकी वैल्यू, यहां से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। जल्दी 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 हो जाए तो बताएंगे जरूर मेरे को। हो गया कंफर्म? जल्दी बोलो। ठीक है, तो यहां से अपना डेल्टा जी निकल जाएगा, यहां से अपना डेल्टा जी निकल जाएगा। पूरा सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका फाइनल डेल्टा जी निकल के आपके सामने होगा। मैंने कहा ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। क्लियर हुआ? पक्का? देख लेते एक बार। सर ये देखिए, मैंने आपको बोला ही सर, चलो ये देखो, ये वैल्यू आ रही है, किलो जूल में करोगे 163 हो जाएगी। 298 वो वैल्यू एक नंबर। कैसे सर? एक नंबर। जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, जल्दी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, डन। चले अगले क्वेश्चन पे, 13th वाले पे। मजा आएगा सर, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं टेंशन नहीं लेना है। चलो 13, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। मैं सोच रहा हूं यार एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए कि आप भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि नहीं। चलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, गैस फ्री एनर्जी दे दिया, गैस फ्री एनर्जी दे दिया, कितना दे दिया? -13.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है सर। अगर इसको किलो जूल से हटा ले तो कितना हो जाएगा सर? यही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर, अभी तो बताया आपने। चलो दिखा, क्या निकालना है? लॉग केसी, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं निकालना होता सर, एक बात हमेशा याद रखो। क्यों? मैं अभी बताऊंगा आपको। ये डेल्टा जी हो जाएगा और इसके नीचे क्या चले जाएगा? 2.303 RT। ठीक है, डेल्टा जी कितना है सर? सर डेल्टा जी बताइए। -136। सर ये माइनस भी तो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर भी है। ठीक है, नीचे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, बस ये सॉल्व कर लो सर। सर मैं नहीं करूंगा सर, मैं तो आज बिल्कुल सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हटा देता हूं, बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, एक तरफा बात हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा हो गया, डन। बस आपको ये करना है। अब लेट सपोज, एक मिनट को, ये आपने सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आई 2.38। ठीक है, क्या आई वैल्यू आपके पास? सर आपको इतना ही छोड़ के आना है, इसमें आपको फुल नंबर है। लेकिन नहीं सर, उसने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांगा था, उसका मतलब तो केसी होता है। मैंने कहा भैया नहीं निकाल सकते आप। क्यों सर, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर आप केसी निकालोगे तो लॉग उधर जाएगा, वो हो जाएगा 1/log। क्या हो जाएगा? 1/log। 1/log को क्या कहते हैं? एंटी लॉग। सर एंटी लॉग आप नहीं निकाल सकते, इसके लिए लॉग टेबल लगेगा। इसीलिए अपन इतना ना करके अपन यहीं पर आंसर छोड़ते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे भाई, गारंटी है मेरी, गारंटी। क्या है? गारंटी है मेरी, गारंटी। टेंशन नहीं लेना है, फुल नंबर मिलेगा बाबू, फुल नंबर मिलेगा, फुल। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फुल नंबर है।
कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हो तो बताइए, अगर हो तो बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हो तो बताइए। डन? जल्दी, कोई प्रॉब्लम? भाई क्योंकि पता है इसके बाद वाला एक क्वेश्चन बाकी है। मैं सोच रहा हूं यार क्वेश्चन नंबर 14 आज होमवर्क दिया जाए, मैं भी तो देखूं कितने लोग तेज हैं। एक बार ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, समझ में आ जाएगा कितना आपसे बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। एक बार ट्राई तो करो, क्या बोलती पब्लिक? एक बार ट्राई तो करो, है ना? चलो ये वाला तो क्लियर हुआ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, जल्दी। हो गया पक्का? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये दूंगा मैं आपको होमवर्क। भाई भाई इसको दूंगा मैं होमवर्क, मैं नहीं जानता, बात खत्म। इसको एक बार ट्राई तो करो, समझ रहे हैं आप? अगर आप ट्राई करेंगे ना तभी मजा आएगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करवा दूंगा। एक बात थोड़ा सोचो तो, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature at 1 atmosphere. At 1 atmosphere. बिल्कुल सर, मानना पड़ेगा बात को। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल सर जी। तो एक बार तूफान मचाओ, फिर अपन समझते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है ये आपके लिए, होमवर्क है ये। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? डन? कंफर्म? तो मैंने कहा ही था सर आखिरी है ना? आंसर आया था थोड़ा बहुत सामने, लेकिन मैं खड़ा हो गया था क्योंकि मुझे पता है तुम लोग तेज हो, तुम लोग पूरी जान से लगे रहते हो कि कहीं से बस पता चल जाए कि क्या आंसर था, है ना? कहीं से पता चल जाए कि क्या आंसर था और काम हो जाए, है ना? बहुत तेज बेटा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? 100% जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। पता है रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी लेक्चर कल कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लाइव में पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी लाइव क्लासेस कल है, कौन से सब्जेक्ट किए, वो सब तब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी पोस्ट को फोकस करेंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज और, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भाई मेहनत करी जा रही है पूरी जान से, ठीक है? ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आप पर मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ क्लिक करना है, सीधे उठा लेना है, आपके नोट्स आपके पास, ठीक है? बढ़िया तरीके से 100% वॉच फ्री, हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहा है मैग्नेट ब्रेन्स आपको। जी बिल्कुल। और अगर आप देख रहे हैं तो भैया थर्मोडायनामिक्स भी निपटा दिया, मतलब इंटेक्स देख रहे हो आप, चैप्टर 1 के हो गए, 2 के हो गए, 3 के हो गए, 3 कौन सा हो गया, ये 4th के हो गए और 5 के हो गए। मेरे हिसाब से लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स के भी हो गए, तो बीच में 2-3 चैप्टर्स बचे हैं बस। तो उनके भी निपटा दूंगा, सारे खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दिक्कत लगे तो आ जाना मेरे पास, अपन करवा देंगे उनको भी, ठीक है? तो ये सारे भी अपन निपटा चुके हैं। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी कवर करवाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, जिसमें क्रैश कोर्स में अगर मैं बात करूं, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रैश कोर्स में अगर मैं बात करूं तो सर तूफान मचता है, आप सभी को पता है। आप लोगों ने पिछले साल 12th क्लास देखी है, इस बार तो दोनों में होने वाला है धमाकेदार, एकदम लाजवाब तरीके से।
कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। एड फ्री मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। तो ठीक है, डन, खत्म, यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। लेकिन YT पे भी ये सारी चीज अवेलेबल है, सब प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा हुआ है, यहां से भी आप देख सकते हैं और देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे कल सर, इसके बाद आने वाला है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो एक और शानदार, एक और बेहतरीन लेक्चर में कल मिलेंगे। एक बार और आपका स्वागत किया जाएगा कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।